जैसे मैंने बोला मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था इस टॉपिक को ढूँढना, पढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन-सा कॉमन फैक्टर है व्हिच लीड्स समवन इनटू बिज़नेस, है ना? तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था मुझे। बहुत नोट्स बनाने पड़ते थे, हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ते थे, बहुत कुछ लैपटॉप में लिखना पड़ता था कि ये यहाँ पे ये रूल लग रहा है ये। फिर मुझे वो देखना पड़ता था कि वो सेकंड कुंडली में लग रहा है, तो थर्ड में मुझे वो देखना है। तो बहुत जगह मुझे बहुत चीज़ें बहुत अनकॉमन दिख रही थी, मुझे वो सिंथेसाइज़ फ़िल्टर करना था, तो आसान नहीं होता। अ, इ मतलब रिसर्च वाली कोई भी चीज़ का बीड़ा उठाना इट्स डिफिकल्ट, ठीक है? तो मैंने जो देखा अपनी इस रिसर्च में, मुझे अपोक्लियम हाउसेस में 3, 9, 12 हाउसेस की मुझे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दी। 6th हाउस की मुझे इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट निल दिखाई दी, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है हो, आप भी थोड़ा आगे इसको पढ़िएगा, ठीक है? और अब हम देखेंगे कि 3, 9, 12 का हाउसेस का इम्पोर्टेंस कैसे है, तो वो आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। देखो, बिज़नेस में क्लासिक सभी लोग बोलते हैं 7th हाउस बिज़नेस का होता है। सो देयर इज़ नो डिनायल 7th हाउस ऑलवेज़ रिमेन अ हाउस ऑफ बिज़नेस। वो तो कोई गलत बात है ही नहीं। जो हम 7th हाउस ये है, ये बिज़नेस का ही रहेगा। ऑब्वियसली बिज़नेस के लिए ही कालपुरुष कुंडली में ये बना है, पार्टनरशिप का बना है, ठीक है? बिज़नेस पार्टनरशिप का बना है, तो गलत नहीं है, ये बात सही है। अब इसके ऊपर क्या? क्या हम और मतलब हमें सिर्फ़ हमेशा 7th हाउस को ही देखना है बिज़नेस के लिए? अगर इतना आसान होता तो फिर तो बहुत ईज़ी हो जाता फिर तो, है ना? ये चीज़ पता लगाना कि कहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ हैं रूल आउट करने की और कहाँ पे ईज़ी लग रहा है बिज़नेस योग की। तो मगर एनीवेज़ हम सबको पता है इतना आसान नहीं है कि हम हमेशा 7th हाउस को लें और फिर कर्म वाले हाउस 10th से जोड़ दें। तो एनीवेज़ देखो, 12th हाउस अपोक्लियम हाउस में जो होता है, ये सबसे पहले किस चीज़ का होता है, ये सबको पता है, ये लॉसेस का है ना? फॉरेन कंट्रीज़ का है, अब्रॉड का है। सीक्रेट्स प्लान्स का है, लाइफ में जो छोटे-मोटे लॉसेस आ जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाती है, उसका है। कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व फाइन। और 9th हाउस क्या है? सबको पता है, फॉर्च्यून का है, लक का है। जो लोग बिज़नेस में बहुत फ्लरिश करते हैं, मतलब ईयर बाय ईयर दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो बिना 9th हाउस की ब्लेसिंग के बहुत मुश्किल है। कंटिन्यूअस 9th हाउस अगर का सपोर्ट मिल जाए, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग जीवन भर साथ में रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो किसी भी दशा चल रही हो, कोई भी नई दशा आ जाए, कोई सा भी ट्रांजिट हो, 9th हाउस अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, 9th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग में होगा, तो आदमी जो है, जो जातक है, जो भी उसने काम चूज़ किया है, वो उसमें एक्सपेंड ही करेगा और कभी-कभी थोड़ा बहुत लाइफ में जर्क आया भी, तो वो सँभाल लेगा उस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? 3rd हाउस पराक्रम का है। अगर आप मेरी बुक में देखोगे तो मैंने 3rd हाउस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। जबकि इसको इस हाउस को त्रिशदाई हाउसेस में इसको गिना गया, ठीक है? इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ना तो ये केंद्र के हाउसेस में आता है, जिसको विष्णु स्थान बोलते हैं, ना ही ये लक्ष्मी स्थान में आता है, जिसको 159 बोलते हैं। मगर 3rd हाउस मैंने देखा, मैंने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स की मेरे पे जितना भी डेटा था, जितने भी बिज़नेसमैन थे, उनका मैंने देखा, तो 3rd हाउस मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसमें काम करता नज़र आया मुझे उसमें। मुझे लगा कि यार 3rd हाउस के तो बिना कोई भी बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट के लिए दिन-रात प्लानिंग करते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो सब 3rd हाउस से ही कर पाओगे। आप कुछ भी करो, आप चाहे मैं कहता हूँ यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करो, आप चाहे राइटिंग करो, आप ट्रैवल के थ्रू कुछ कुछ भी करो। आप देखो 3rd हाउस के बिना ना काम नहीं होगा आपका। 3rd हाउस आपको मोटा-मोटा आपको चाहिए, आप कोई सा भी काम ले लो। मैं कहता हूँ कोई सा भी, 3rd हाउस आपको ना कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि इसकी उपयोगिता के बिना ना मतलब कहीं न कहीं आपको लगेगा कि देयर इज़ अ वॉइड। और ऑफ कोर्स 10th हाउस तो है ही कालपुरुष कुंडली में कर्म का हाउस बोला गया है, तो वो तो हमें चाहिए, वहीं से हमें फेम, अथॉरिटी और हमारा वर्क प्लेस, सोशल रैंक और वो स्टेटस